और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब बंगाल की करेंगे, जहां बंगाल सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच जो बातचीत हो रही है वो फिर से फेल होती दिखाई दे रही है। और सरकार के अड़ने के बाद, मांगों पर फैसला ना लेने के बाद डॉक्टर्स ने अब प्रदर्शन जारी रखने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहा जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा। ममता सरकार और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच की बातचीत फिर फेल हो गई है। न सरकार पीछे हटी, न डॉक्टर झुकने को तैयार है। नतीजा, ममता सरकार के अड़ियल रवैये ने डॉक्टरों की हड़ताल में नई जान फूंक दी है। बुधवार शाम को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर और बंगाल सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार की तरफ से इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक डॉक्टर्स और सरकारी अफसरों के बीच बातचीत हुई, जो बेनतीजा खत्म हो गई। डॉक्टरों ने अपनी अधूरी मांगों को लेकर सरकार के सामने पक्ष रखा। डॉक्टर सरकार से ठोस आश्वासन चाहते थे, लेकिन सरकार का रवैया सिर्फ आश्वासन तक सीमित था, जिससे दोनों पक्षों में एक बार फिर से डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई। आखिरकार सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। देखिए, मीटिंग में तो हमने बहुत डिटेल में हमारा जो डिमांड्स था, जो हम कहते आ रहे हैं, जो पूरा नहीं हुआ है, जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हम ताकि सीज वर्क से वापस हो सकें, बहुत ज़रूरी डिमांड्स, तो उनको लेके हमने बात किया। बात करने में हमें बात करते करते लगा कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों पे सहमति आ रही है, ठीक। लेकिन जब वहीं पे उसको लिखित तौर पे देने की बारी आई मिनट्स के फॉर्म में, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन था। और जो हम जैसा मिनट्स चाहते थे कि जिन चीज़ों पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं वो भी लिखिए, जिन चीज़ों पर बात हुई है वो भी लिखिए, तो वैसा मिनट्स हमें नहीं मिला। सिर्फ हमें ऐसा एक नॉर्मल मिनट्स नहीं मिला। सरकार और डॉक्टरों के बीच दो मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। बुधवार को हुई मीटिंग में भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर संवाद हुआ। पहली, डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने की मांग कर रही हैं, जबकि उनकी दूसरी मांग अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की है। लेकिन ममता सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। डॉक्टर मीटिंग में हुई दोनों पक्षों की बातचीत का लिखित रिकॉर्ड भी मांग रहे थे। मीटिंग का रिकॉर्ड देने से भी सरकार ने इनकार कर दिया। सरकार के इनकार के साथ ही धरना प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। पिछला क्या कहते हैं मिनट्स था मुख्यमंत्री जी के साथ, वैसा मिले ताकि लोगों के सामने क्लैरिटी आए। तो ये ऐसा ही होगा कि मौखिक तौर पे हमें बोला गया है और कहा गया है कि हम जल्द से जल्द ऑर्डर निकालेंगे या डायरेक्टिव निकालेंगे। तो हम इस चीज़ का अब इंतज़ार करेंगे। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम सीज वर्क को कंटिन्यू करें और यहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। आपको बता दें कि अब तक सरकार और डॉक्टर्स के बीच कुल 2 राउंड की सीधी बातचीत हुई है। 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और सीएम ममता के बीच मीटिंग हुई थी। मीटिंग में सरकार ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी, जिसके बाद हड़ताल खत्म होने की उम्मीद बनने लगी थी। लेकिन डॉक्टरों की बाकी बची 2 मांगों पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है। 18 सितंबर को हुई दूसरे राउंड की मीटिंग में इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेडी डॉक्टर की हत्या को करीब 40 दिन हो गए हैं। इंसाफ की मांग को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार पहले इस आंदोलन को जोर जबरदस्ती के दम पर दबाना चाहती थी, लेकिन नाकाम होने के बाद बातचीत के टेबल पर आई है। अब सरकार बातचीत का दिखावा तो कर रही है, लेकिन हड़ताल खत्म करने में सरकार का अड़ियल रवैया आड़े आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी से, जहां पर यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले, लेकिन उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और यह कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं।
भस्मासुर, दरिंदों का गैंग, ये ऐसे शब्दबाड़ आज योगी के तरकश से निकले। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आज अलग अंदाज में नजर आए। विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरते नजर आए, तो वहीं उनका शायराना अंदाज भी दिखा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का उन्होंने चुन चुन कर जवाब दिया। योगी ने सियासी तरकश से ऐसे ऐसे शब्दबाड़ चलाए जिसका तोड़ ना तो सपा के पास है, ना ही अखिलेश के पास। योगी ने अखिलेश की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। कहा उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। सीएम योगी ऐसे नेता हैं जो विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। सीएम योगी ने अखिलेश के साथ साथ राहुल को भी निशाने पर लिया। यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है वैसे ही जैसे भस्मासुर ने किया था। दरअसल अखिलेश ने पिछले दिनों मठाधीश और माफिया को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधा था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जो आग वो लगाने जा रहे हैं उसमें झुलसना भी उन्हीं को पड़ेगा, और हुआ भी यही। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यूपी में कुछ ही दिनों में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दिन ब दिन जुबानी जंग तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में ये और भी तीखी होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने की कोशिश सरकार जहां कर रही है, कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। शीतकालीन सत्र में यह बिल लाया जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात इस ओर जहां एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है देश का खर्च बचाने के लिए, तो हमें विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, जब विकास की ओर आगे बढ़ने की कोशिश इस प्रस्ताव के जरिए सरकार कर रही है, विपक्ष को इससे क्या आपत्ति है? देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कमेटी की रिपोर्ट मोदी कैबिनेट के सामने पेश की गई, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। जिसके बाद अब केंद्र के 3 बड़े मंत्रियों राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस पर आम सहमति कायम करेंगे। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। वहीं पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। हाल ही में मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हुए हैं और मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेकर विपक्षी दलों को चौंका दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने 191 दिनों तक कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा की। चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया, जिससे अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनावों को कराया जा सके। मोदी सरकार कोई भी फैसला ले और उस पर विपक्ष सवाल न खड़ा करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस के कई नेता जहां इस फैसले को समझ से बाहर बता रहे हैं, तो वहीं कई इस फैसले को लागू करने में आने वाली परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं।
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं जेएमएम की महुआमाजी को क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के एआईएमआईएम पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप सोचिए कि अगर इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्योंकि एजेंडा सेट होता है, लोकसभा का अलग रहता है, विधानसभा का अलग रहता है। हर राज्य में, जैसे झारखंड में स्थानीय मुद्दे अलग हैं, जो कि विधानसभा में उसके आधार पे जनता वोट करती है, कैंडिडेट को देखकर करती है, और लोकसभा में बस वहाँ पर दिल्ली में जो बैठे हैं बस उनको देखकर दे देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि संविधान और कानून में बदलाव करना। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश